हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी लोगों के। एक बार फटाफट बता दीजिए, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? इज एवरीथिंग फाइन? क्या हम लोग आज के बेहतरीन सेशन की शुरुआत कर सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन चैप्टर। आपकी चैट मुझे दिखाई नहीं दे रही है। एक बार मैं आपकी चैट ऑन कर डालता हूँ। अलाउ मी सम टाइम प्लीज। ओके, आज थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, सो दैट्स वाई हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लेंगे टू सेटल डाउन द थिंग्स, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। सभी लोगों का स्वागत है। सब कुछ ठीक है, आवाज एकदम क्लैरिटी के साथ आप लोगों तक पहुंच पा रही है, वीडियो आपको ठीक तरीके से दिखाई दे रही है, तो हम लोग शुरू कर सकते हैं आज के सेशन को। वी आर अबाउट टू स्टार्ट द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे होंगे। अगले 4-5 लेक्चर्स के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। विल टेक डिसेंट टाइम। हम कम कम पढ़ाई करेंगे क्योंकि ये डेटा सेंट्रिक चैप्टर है, यानी यहां पर नंबर और नाम बहुत सारे हैं। नाम अब आपको याद हो सकते हैं ट्रिक्स के थ्रू, लेकिन नंबर्स याद करना बहुत डिफिकल्ट है। और यहां पर नंबर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। तो आपको एक एक नंबर को अगर ठीक तरीके से ढंग से समझना है, याद रखना है, तो आपको इस चैप्टर को टाइम देना होगा एंड आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना होगा। ये चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन अब अगर डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन आएगा तो आपसे डेटा पूछा जाएगा इन द क्वेश्चन। पीवाईक्यूज अगर आप देखेंगे तो बहुत इजी, सुप्रीमली इजी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन यहां जीतेगा वही जो कि सारे के सारे क्वेश्चंस ठीक से बना पाएगा, जिसको डेटा थोड़ा बहुत याद होगा। तो एक बार मैं मिनिमाइज कर देता हूं आपकी स्क्रीन को। ऑलराइट, स्टार्ट कर सकते हैं। यस और नो फटाफट बता दीजिए। इकोलॉजिकल सक्सेशन आपके टॉपिक से हट चुका है, सिलेबस से हट चुका है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन हम लोग अब नहीं पढ़ते हैं फिलहाल। तो वो आप चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं। अदर देन दैट यूट्यूब पे आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन बाय विपिन शर्मा आप डालेंगे यूट्यूब पे तो आपको लेक्चर मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, है ना, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग आराम से अपने सेशन की शुरुआत करेंगे, तैयारी करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है मेरे दोस्त आज शायद, है ना, एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को। सबसे पहले मुझे यह बता दो मेरे भाइयों, सबसे पहले यह बता दो कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। जब भी हम किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं, सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, चैप्टर के नाम में घुस जाते हैं। तो हम यहां पर अगर बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें, तो आप खुद बताइए इसके नाम से हमें क्या पता लग रहा है। बायो का मतलब क्या होता है सर? बायो का मतलब हमें पता है, बायो का मतलब होता है लिविंग, यानी इस केस में हम लोग किसकी बात कर रहे होंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे होंगे। यस सर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे होंगे। और आपकी डाइवर्सिटी जो है, इसका मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब भांति भांति के, भिन्न भिन्न प्रकार के, डिफरेंट टाइप के, यानी हेट्रोजिनिटी यहां पर देखने को मिल रही है। होमोजिनिटी यानी सारे ऑर्गेनिजम्स एक जैसे हैं, हेट्रोजिनिटी मतलब सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, यानी अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आपको इस दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। तो जितने भी अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, चाहे माइक्रोब्स हो, चाहे एनिमल्स हो, जो इस धरती पे पाए जाते हैं, उन सबको मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यही सेम डेफिनेशन हमने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के अंदर भी पढ़ी थी। और बताइए ये बायोडाइवर्सिटी कितनी थी भाई? अगर हम बोलें दुनिया में कितनी वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो ये नंबर कितना निकल के आया था चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में? सर हमने देखा था कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आपकी आज तक हमने अर्थ के ऊपर खोज डाली हैं, यानी लगभग 17 से 18 लाख अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स इस धरती पे देखने को मिलते हैं। क्या ये हमारी बायोडाइवर्सिटी है? क्या दिस इज आवर टोटल बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ? क्या ये बात एकदम सही हो जाएगी? एकदम सही हो जाएगी सर। क्या यही हमारी बायोडाइवर्सिटी है? हम हमारे अर्थ पे, हमारे गोले पे जितने भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो यही तो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आज तक हमने पढ़ डाले, जो आज तक हमने खोज डाले। सो दिस इज आवर बायोडाइवर्सिटी, कुछ और थोड़ी है। इन्हीं 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज के बारे में हमको पढ़ना होता है। चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने जाना कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको आप कितने किंगडम में क्लासिफाई कर सकते हो। आर.एच. विटेकर साहब ने इन सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर डाला। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनकी कंजर्वेशन की बात करेंगे। सर कंजर्वेशन क्यों? क्योंकि ये जो स्पीसीज है ना, ये गायब होती जा रही हैं, ये विलुप्त होती जा रही हैं, ये एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। इनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ स्पीसीज अगर किसी जगह पर कम हो जाती हैं तो वहां का इकोसिस्टम क्या हो जाता है? डिस्टेबलाइज हो जाता है।
आपको मैंने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ाया था और वहां पर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बायो फर्टिलाइजर का, या फिर हमने वहां पर कॉन्सेप्ट पढ़ा था बायो कंट्रोल एजेंट का। हमने क्या कहा था, ऑर्गेनिक फार्मर्स का यह मानना है कि बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ। अगर आपका एक छोटा सा खेत है और उस खेत में अगर अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो जितने ज्यादा टाइप के ऑर्गेनिजम्स रह रहे होंगे, क्या आपका खेत उतना ही फलेगा फूलेगा? क्या उसमें प्रोडक्टिविटी उतनी ही बढ़ेगी? यस सर, बिल्कुल बढ़ेगी। यानी कि अगर आपके आसपास ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो आपका इकोसिस्टम स्टेबल होगा, और अगर उन ऑर्गेनिजम्स में से कोई मर जाए, कोई गायब हो जाए, तो इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा। मेरे भाई, अगर आपके एफिड गायब हो जाए खेत में से, तो लेडी बर्ड बीटल किसको खाएंगे? नहीं खा पाएंगे ना किसी भी चीज को, क्योंकि जो लेडी बर्ड बीटल है किसको खाता है? एफिड को खाता है। जो आपका ड्रैगन फ्लाई है किसको खाती है? मस्क्यूटो को खाती है। तो अगर मस्क्यूटो गायब हो जाएंगे तो ड्रैगन फ्लाई की लाइफ पे असर पड़ेगा ना। सिमिलरली अगर मेरे भाई आपके एक इलाके से एफिड गायब हो जाएंगे तो लेडी बर्ड बीटल की लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा ना। तो यहां पर हमको देखना है कि कोई भी स्पीसीज जो है वो गायब ना हो, उसको गायब होने से हम रोक लें, यानी उसकी कंजर्वेशन कर डालें। क्योंकि अगर आप बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को बहुत डीपली समझें तो ये एक लाइब्रेरी मान सकते हैं आप। ये जो हमारा बोर्ड है ये एक लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी में आपकी किताबें रखी हुई हैं, और ये जो किताबें हैं जलनी स्टार्ट हो चुकी हैं। यानी लाइब्रेरी के एक कोने पे आग लग चुकी है, और ये आग बहुत तेजी से फैल रही है। इस साइड से मैं नई नई स्पीसीज खोजता जा रहा हूं, उनका नाम लिखता जा रहा हूं। यहां पर एक किताब है, उसका मैंने नाम लिखा, यानी नई स्पीसीज मुझे मिल गई। दूसरी स्पीसीज मिली, उसका मैंने नाम लिखा। तीसरी स्पीसीज मिली, उसका मैंने नाम लिखा। यहां मैं बहुत स्लोली स्पीसीज खोज रहा हूं, क्योंकि इनको खोजना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे भाई, यहां पे लाइब्रेरी में आग लग चुकी है, जो कि बहुत तेजी से आग लग रही है ना। तो जितनी तेजी से हम स्पीसीज को खोज नहीं रहे, उतनी तेजी से स्पीसीज गायब होती जा रही हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब ये अर्थ खत्म हो जाएगा, जब इस पे सारी प्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। जिस हिसाब से हम लोग अपनी एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हैं, प्लास्टिक के यूज को बढ़ावा दे रहे हैं, पॉल्यूशन यहां पर क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, तो आपको ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा। ऑलरेडी गर्मी सर्दी की साइकिल सारी की सारी शिफ्ट हो चुकी हैं। कभी भी कैसा भी मौसम हो जाता है, कभी भी बारिश हो जाती है। जिन इलाकों में बर्फ नहीं पड़ती थी वहां भी बर्फ पड़ जाती है, जिन इलाकों में बर्फ पड़ती थी वहां बहुत तेज सूरज का ताप देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है मेरे दोस्त, यहां पर हमको बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करनी पड़ेगी। बायोडाइवर्सिटी की अगर हम रक्षा करेंगे तो नेचर की रक्षा अपने आप हो जाएगी, और नेचर की रक्षा होगी तो सारी चीजें अर्थ पे बहुत फाइन तरीके से चल पाएंगी। तो इस चैप्टर का प्रोटोगेटिव क्या है, इस चैप्टर का मोटो क्या है? आपको यह समझाना कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इसकी रक्षा हम लोग कैसे कर सकते हैं। करेक्ट यार। थोड़ा बहुत अगर वेब काम नहीं कर रहा है तो आज प्लीज मोबाइल पे देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था देयर इज सम टेक इशू, और वो मेरे बस का नहीं है। मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं सिर्फ यहां पे खड़ा हूं और मैं सिर्फ अपना काम कर सकता हूं। अब टेक मेरे बस का है ही नहीं, मुझे कुछ नहीं पता मेरे भाई। जितना तुम्हें पता है उतना ही मुझे पता है, राइट। सो अब अगर वेब पे क्लास नहीं दिखाई दे रही है तो इट्स बेटर कि आप फोन पे देख लें, या फिर बाद में रिकॉर्डेड देख लें, जैसी आपकी मन करे, जैसी आपकी इच्छा है, उस हिसाब से आप आराम से देख सकते हैं, राइट। अब इसमें मैं क्या ही करूं भाई, मतलब मैं, मेरी सहानुभूति आपके साथ है ना। माई बेस्ट विशेस आर विद यू, बट उसमें मैं कर कुछ नहीं सकता, सिर्फ दुआएं ही दे सकता हूं उसके अलावा देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं गरीब आदमी हूं साहब, देने के लिए मेरे पास सिर्फ गाली है, चाहिए तो बताओ तो सारी की सारी चीजें अगर बढ़िया चल रही हैं तो एक बार थम्स अप दे दो, अगर ये स्पैम हो रहा है तो। हालांकि मुझे लग रहा है कि सारी चीजें ठीक तरीके से चलनी चाहिए, क्योंकि स्लाइड मैप इज ऑल्सो ऑन, तो स्लाइड भी आनी चाहिए, और वेब पे भी क्लास चलनी चाहिए, है ना। चल रही है, चल रही है तो एक बार रिफ्रेश करके देखो मेरे भाई। अगर बाकी लोगों की चल रही है, आपकी नहीं चल रही है, तो सच में कुछ तो गड़बड़ है दोस्त, है ना। चलो, इफ इट इज वर्किंग तो एक बार चला कर देखिए। अब देखो मेरे भाई, जनरल जनरल बात चली है, पता लगा है। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है ये देख लेते हैं। बायो का मतलब क्या है? बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी जो लिखा था वही सारी बात लिख लेंगे, एक बार डेफिनेशन लिख डालेंगे। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी, भांति भांति के, भिन्न भिन्न प्रकार के, तो इसे कह सकते हैं वैरायटी, या फिर आप कह सकते हैं इसे हेट्रोजिनिटी। अलग अलग प्रकार के आपको यहां पर ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं ऑन अर्थ, तो आपकी हेट्रोजिनिटी यहां पर देखने को मिली। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें बायोडाइवर्सिटी की, so what is going to be the ideal definition of biodiversity? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है all the organisms या all the different type of living organisms
all the different types of living organisms present on earth, all the different type of living organisms present on earth constitutes its biodiversity, constitutes its biodiversity। दुनिया में जितने भी अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी तैयार करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, ये जो डेटा था ये कितना था, अकॉर्डिंग टू लिविंग वर्ल्ड ये डेटा था 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज का, यानी लगभग से 17 से 18 लाख आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स इस दुनियादारी में मिलते हैं। अगर आप यहां पर एनिमल्स का नंबर देखना चाहेंगे तो एनिमल्स का नंबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1.7 टू 1.8 मिलियन। इनमें से अगर आप एनिमल्स का नंबर देखेंगे तो एनिमल्स का नंबर कितना हो जाएगा, अराउंड 1.2 मिलियन स्पीसीज, 1.2 मिलियन के आसपास। और आपका प्लांट और अदर ऑर्गेनिजम्स का नंबर अगर आप देखेंगे, लेट्स से प्लांट एंड फंगस का नंबर अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 मिलियन के आसपास, 0.5 मिलियन के आसपास, यानी 5 लाख स्पीसीज आपको प्लांट और फंगस की देखने को मिलेंगी। 1.2 मिलियन यानी 12 लाख स्पीसीज आपको एनिमल्स को देखने को मिली। ये हमारा बेसिक डेटा है जो हम चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में पढ़ चुके हैं। अब एक बात आती है कि ये टर्म जो है बायोडाइवर्सिटी किन्होंने दी, तो ये दी थी आपके रॉजन साहब ने, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉजन। इन्होंने 1985 में ये जो टर्म थी बायोडाइवर्सिटी ये आपकी कॉइन कर डाली। और इसके बाद अगर आप देखें तो ये टर्म जो है पॉपुलराइज किन्होंने करी, किन्होंने इस पर्टिकुलर टर्म का प्रचार प्रसार किया। अब भैया शब्द तो आपको पहले भी पता था, लेकिन वीपू भैया प्रचार प्रसार किया ना, भैया शब्द पॉपुलर हो गया हमारी वजह से, है ना, सलमान भाई की वजह से आपका भाई शब्द पॉपुलर हो गया, एल्विस भाई की वजह से भाई शब्द पॉपुलर हो गया। तो टर्म पॉपुलराइज किन्होंने करी, घर घर तक जन जन तक किन्होंने ये टर्म पहुंचाई, ये थे आपके सोशियो बायोलॉजिस्ट। नाम ही है सोशियो बायोलॉजिस्ट, है ना, सोशल है बहुत, तो जाहिर सी बात है सोशल इश्यूज पे बात करते हैं, सोशियो बायोलॉजिस्ट है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है एडवर्ड विल्सन। तो आपकी टर्म दी किन्होंने थी, रॉजन साहब ने। और एडवर्ड विल्सन साहब ने क्या किया, इस टर्म को पॉपुलराइज कर डाला, यानी कि इस टर्म को घर घर तक पहुंचा डाला। ये दोनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, दोनों साइंटिस्ट के नाम आपको पता होने चाहिए। और हाई बायोडाइवर्सिटी है इस अर्थ पे, आए दिन आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता ही रहता है भाई, मुझे देखने को मिलता रहता है। अगर मैं अपने घर से बाहर देखूं तो कोई नए प्रकार की चिड़िया हमेशा उड़ती हुई दिखाई दे जाती है, जिसका कलर पैटर्न अलग है, जिसकी आवाज अलग है। कोई नया पौधा दिखाई दे जाता है, कोई नया फूल दिखाई दे जाता है, घर में कई बार कोई नया कीड़ा निकल जाता है। नीचे गए सोसाइटी में टहलने के लिए कोई नया कीड़ा दिख गया, कोई नए प्रकार का वॉर्म दिख गया। अल्टीमेटली दिस एनिमल एंड प्लांट किंगडम इज सो डाइवर्स कि आप अभी तक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो देख ही नहीं पाए हो। दुनिया में बहुत विचित्र प्रकार के प्राणी हैं और उन प्राणियों को अभी तक आप ठीक से डिकोड नहीं कर पाए हैं, ठीक से नहीं देख पाए हैं। एक एक प्राणी के बारे में, एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको नहीं पता है। तो अगर जादू मंगल ग्रह से अर्थ पे आ जाता है तो पहली चीज जिसको देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी वो है इनॉर्मस डाइवर्सिटी। हमारे अर्थ पे जो टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत ही ज्यादा है, तो कोई भी इसे देख करके भौचक्का रह सकता है। और हम भी इस बायोडाइवर्सिटी को देख करके हक्के बक्के रह जाते हैं। मेरे भाई आपको जान करके हैरानी होगी कि इस अर्थ पे एंट की कितनी स्पीसीज है। एंट यानी चींटी। आपको कितनी चींटियों के बारे में पता है, छोटी वाली चींटी, बड़ा वाला चीटा, लाल चीटा, काला चीटा, मकोड़ा, तेज भागने वाला फौजी मकोड़ा, मुझे तो यही पता है। मुश्किल से 5 या 6 मुझे अलग अलग एंट की स्पीसीज के बारे में पता है। लेकिन मेरे भाई अगर आप देखें तो एंट और ऑर्किड की कितनी स्पीसीज पाई जा सकती हैं, मोर देन 20,000 स्पीसीज पाई जा सकती हैं। मेरे भाई 20,000 से भी ज्यादा अलग अलग टाइप की सिर्फ चींटियां हैं दोस्त, चींटियां कलाइयां हैं यहां पर। कितने टाइप की, मोर देन 20,000 स्पीसीज आपको यहां पर देखने को मिलती हैं चींटियों की। और सिमिलरली आपको अराउंड 20,000 स्पीसीज ही देखने को मिलती हैं किसकी, ऑर्किड की। अगर आप मछलियों की बात करें तो मछलियों में आपको कई सारी स्पीसीज देखने को मिलेंगी। तो फिशेस जो है इनकी डाइवर्सिटी और ज्यादा है और यहां पर आपको कितनी स्पीसीज देखने को मिलेंगी, अराउंड 28,000 के आसपास। यानी अगर आप रैंडम नंबर पढ़ना चाहें तो 30,000 के आसपास आप कह सकते हैं इतनी स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी किसकी, फिशेस की। और सबसे ज्यादा स्पीसीज आपकी किसकी है, बीटल्स की। अगर आप यहां पर बीटल्स की बात करते हैं, अगर आप यहां पर बीटल्स की बात करते हैं तो ये जो बीटल्स हैं इनकी जो स्पीसीज हैं इट इज मोर देन 3 लाख।
इट इज मोर देन 3 लाख। 3 लाख से भी ज्यादा स्पीसीज आपको देखने को मिलती हैं किसकी? बीटल्स की। तो आप देख रहे हैं कितनी इनॉर्मस डाइवर्सिटी है। हम लोगों को पता ही नहीं था कि इतने टाइप की चींटियां पाई जाती हैं। हम लोगों को तो जनरल जनरल बातें पता है, हम अपने आसपास जो चींटियां देख सकते हैं उनके बारे में ही हमें पता है, बहुत ज्यादा नॉलेज हमें नहीं है। लेकिन देखिए दुनिया में कितने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट और इकोलॉजिस्ट इस बात को पता लगाने में लगे हुए हैं कि इतनी सारी स्पीसीज क्यों। भाई अगर एंट की 10 ही स्पीसीज होती तो क्या कमी रह जाती? 20,000 स्पीसीज होने के लिए क्यों यह बात जरूरी है कि 20,000 स्पीसीज हमारे आसपास प्रेजेंट हो? तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ये पता लगाते हैं कि इतनी सारी स्पीसीज बनी कैसे, इवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्ट क्या था, कैसे एक स्पीसीज से इतनी सारी स्पीसीज बनी। और जो इकोलॉजिस्ट हैं वो ये बात पता लगाते हैं कि इतनी स्पीसीज बनने की जरूरत क्या है। तो दोनों मिल करके यहां पर इस चीज को डिकोड करते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट और इकोलॉजिस्ट। तो यहां तक की सारी बातें मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, एक्टिव रिकॉल दे देता हूं, आराम से मेरी बात सुनिए। सबसे पहले हमने पढ़ी द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी या हेट्रोजेनिटी, यानी अलग अलग टाइप के जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपके आसपास देखने को मिल रहे हैं उन सारे ऑर्गेनिजम्स को मिला के हम हमारी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ IUCN, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, आज तक इस धरती पर 1.7 to 1.8 मिलियन ऐसी स्पीसीज है जो कि हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिनका नाम रख चुके हैं, जिनका नाम हमें पता है, जिनकी शक्ल हम देख चुके हैं। 17 से 18 लाख डिफरेंट टाइप की स्पीसीज अर्थ पे आज के दिन में हम लोग खोज चुके हैं, जिसमें से 12 लाख स्पीसीज आपकी क्या है मेरे भाई? एनिमल की है, और लगभग 5 लाख के आसपास जो स्पीसीज हैं ये प्लांट और फंगस की हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये रॉजन साहब ने दी थी, और इस टर्म को पॉपुलराइज किन्होंने किया? एडवर्ड विल्सन साहब ने किया। ये दो बातें आपको समझनी है। फिर एनसीईआरटी में कुछ डेटा दिया है कि लगभग 20-20 हजार टाइप के एंट और ऑर्किड दुनिया में पाए जाते हैं, 28,000 टाइप की मछलियां पाई जाती हैं, और 3 लाख से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के बीटल्स आपको अर्थ पे देखने को मिलते हैं। दीज आर सम नंबर्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। करेक्ट? यहां तक ठीक है भाई? यहां तक ठीक है? एक बार फटाफट बता दीजिए, क्या यहां तक सबको सारी बातें क्लियर हैं? यस और नो इन द चैट सेक्शन प्लीज, फटाफट बता डालिए, क्या यहां तक हर बच्चे को सारी बातें क्लियर है? यस 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 यस, फटाफट बताइए मेरे भाई, क्या यहां तक सभी को सारी बातें क्लियर हैं अच्छे तरीके से? यस सर, शानदार। अब देखिए मेरे दोस्त, ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये हर लेवल पे पाई जाती है। बायोलॉजी के हर लेवल पे आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। बायोलॉजी कहां से शुरू होती है? बायोलॉजी शुरू होती है बायोमॉलिक्यूल से। जब हम इकोसिस्टम शुरू कर रहे थे, जब हम इकोलॉजी शुरू कर रहे थे, उस टाइम पर आपको ये बात बार बार बताई गई थी कि बायोलॉजी जो है ये बायोमॉलिक्यूल से स्टार्ट होती है। भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में आप कहां पढ़ते हैं? आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एटम्स के बारे में कहां पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आप मॉलिक्यूल्स के बारे में कहां पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इन केमिकल्स के, इन मॉलिक्यूल्स के मिलने से बायोमॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। इन मैक्रोमॉलिक्यूल्स को हम कहां पढ़ते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स को हम लोग बायो में पढ़ते हैं। यह हमारा चैप्टर है ना जूलॉजी का, इसको हम लोग कहां पढ़ते हैं? बायो में पढ़ते हैं। तो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, क्या ये अलग अलग टाइप के हैं? यस सर। क्या प्रोटीन एक बायोमॉलिक्यूल है जो कि अमीनो एसिड के जुड़ने से बनेगा? यस। क्या न्यूक्लिक एसिड एक बायोमॉलिक्यूल है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से बनेगा? यस। क्या पॉलीसैकेराइड आपका एक बायोमॉलिक्यूल है जो कई सारे मोनोसैकेराइड्स के जुड़ने से बनेगा? यस। और आपका लिपिड जो है, क्या ये भी एक बायोमॉलिक्यूल है? यस सर, ये भी एक बायोमॉलिक्यूल है। तो क्या ये बायोमॉलिक्यूल्स अलग अलग टाइप के हुए? क्या इनमें डाइवर्सिटी देखने को मिली? यस सर, मिली। अब ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं मिलकर के ऑर्गेनेल्स बनाएंगे। सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनेल हो सकती है? सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकती है, हो सकती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, हो सकती है। लाइसोसोम हो सकती है, हो सकती है। वैक्यूल हो सकती है, हो सकती है। न्यूक्लियस हो सकता है, हो सकता है। माइक्रोबॉडी हो सकती है, हो सकती है। तो अल्टीमेटली देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स ऑल्सो। क्या यहां पर भी डाइवर्सिटी देखने को मिली? मिली। सिमिलरली ऑर्गेनेल से मिलते हैं सेल्स, है ना? आपके ऑर्गेनेल्स के मिलने से बनते हैं सेल्स। सेल्स क्या अलग अलग टाइप के होते हैं? आपके क्यूबॉइडल भी सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में, आपके कॉलमनार भी होते हैं, आपके नर्व सेल भी होते हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स भी होते हैं, कनेक्टिव सेल्स भी होते हैं, आपके ब्लड सेल्स भी होते हैं, आपके आरबीसी भी होते हैं, आपके डब्ल्यूबीसी भी होते हैं। ये सारे भी तो अलग अलग दिखाई देते हैं मेरे भाई। क्या यहां पर भी डाइवर्सिटी है सेल्स में? बिल्कुल डाइवर्सिटी है।
टिश्यूज की अगर आप बात करें तो टिश्यूज भी आपकी बॉडी में 4 प्रकार के हैं। प्लांट में अलग टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। आपकी बॉडी में अलग टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। क्या ये भी अलग अलग टाइप के हैं? अलग अलग टाइप के हैं सर। अगर हम एनिमल की बात कर डालें तो क्या एपिथेलियल टिश्यू है? क्या कनेक्टिव टिश्यू है? क्या मस्कुलर टिश्यू है? क्या नर्वस टिश्यू है? क्या ये सारी चीजें यहां पर पाई जा रही हैं सर। अलग अलग टाइप के टिश्यूज भी हैं। अब टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स। क्या आपकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं? यस सर। आपका न्यूरल सिस्टम का पार्ट है ब्रेन, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है किडनी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है स्टमक, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है लिवर जो कि बाइल बनाता है, एंड इसी हिसाब से आपका पेनक्रियाज हो गया। एंड देयर आर मेनी मोर ऑर्गन्स, जैसे कि आपका हार्ट जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम की जान है। तो यहां पर क्या अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स हो गए। सिमिलरली इनसे बनते हैं अलग अलग ऑर्गन सिस्टम। भैया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, आपका लोकोमोटरी सिस्टम हो गया, आपका इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हो गया, आपका नर्वस सिस्टम हो गया, आपका एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, आपका इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम हो गया, आपका फेवरेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। तो मेरे भाई यहां पर भी तो डाइवर्सिटी है। सिमिलरली इन ऑर्गन सिस्टम से बनते हैं ऑर्गेनिज्म। क्या भांति भांति के ऑर्गेनिजम्स भी यहां पर पाए जा रहे हैं। उन ऑर्गेनिज्म से बनते हैं पॉपुलेशन। जैसे ऑर्गेनिज्म वैसी पॉपुलेशन देखने को मिलेंगी। वैसे ही इकोसिस्टम बनते जाएंगे। क्या हायर लेवल पे बायोम भी बनेगा। अब अलग अलग प्रकार के बायोम भी हैं। एक तरफ आपका रेगिस्तान है, डेजर्ट, या आपका अलग बायोम है। एक तरफ आपका रेन फॉरेस्ट है जहां पे खूब बारिश हो रही है, ये आपका अलग बायोम है। एक तरफ आपका आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा है जहां पर बर्फ पड़ती है, ये भी आपका अलग प्रकार का बायोम है। एक तरफ आपकी नदी है तो वो आपका सी बायोम है। अलग अलग प्रकार के आपको बायोम्स भी देखने को मिल रहे हैं। यानी यहां पर सिंपल सी बात जो मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूं क्या वो ये है कि किसी भी लेवल ऑफ बायोलॉजी पे बायोमॉलिक्यूल से चीजें शुरू हो रही थी और अर्थ तक हम लोग पहुंच गए हैं, बायोम्स और बायोस्फीयर तक हम लोग पहुंच गए हैं। क्या हर लेवल पे आपकी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है? क्या हर लेवल पे चीजें डिफरेंट टाइप की हैं मेरे भाई? यही तो आपकी बात है मेरे भाई। किसी भी बायोलॉजिकल लेवल पे आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, चाहे वो छोटे से छोटा लेवल हो, चाहे आप बायोमॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो, या फिर आपका बड़े से बड़ा लेवल हो, आप एक पूरे रेगिस्तान की, आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट की चाहे बात कर रहे हो, हर लेवल पे आपको क्या देखने को मिलती है? डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्या ये बात करेक्ट है? तो एक छोटा सा पॉइंट समझाने के लिए एनसीईआरटी का हमने इतना सारा जुगाड़ लगाया जिससे कि हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो सके और बेहतर तरीके से आपको चीजें समझ में आ सके। करेक्ट? यस। चलिए ये आपका एनसीईआरटी में देख लेते हैं हम। यहां तक का पूरा खेला आराम से देखिए। एनसीईआरटी में देख डालते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा। अगर जादू अर्थ पे आ जाए फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी और हमारे प्लेनेट पे आकर पहली चीज जो उसको हक्का बक्का भौचक्का रख देगी वो है हमारी इनॉर्मस डाइवर्सिटी। अर्थ पे इतने अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं कि इनको देख करके कोई भी इंडिविजुअल जो है भौचक्का रह सकता है। 20,000 से भी ज्यादा स्पीसीज आपको देखने को मिलती हैं चींटियों की, और लगभग उतनी ही स्पीसीज आपको देखने को मिलती हैं ऑर्किड्स की। मछलियों की आपको देखने को मिलती हैं 28,000 के आसपास स्पीसीज, और बीटल्स की आपको देखने को मिलती हैं लगभग 3 लाख के आसपास स्पीसीज। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी आपकी अर्थ पे देखने को मिलती है। हर दिन हमें ही नई नई स्पीसीज मिलती रहती हैं भाई, हमें ही कुछ ना कुछ नया दिखता रहता है। तो हम अर्थ पे इतनी सालों से रह रहे हैं, हमारा ही मन नहीं भरा अभी तक। हम ही कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें ना पता हो, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें नई नई मिलती रहती हैं। तो ऑब्वियसली कोई बाहर से ऑर्गेनिज्म आएगा दूसरे गोला से, तो उसको तो भाई बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है आपका हेट्रोजिनिटी, यानी डिफरेंट टाइप के, भिन्न भिन्न प्रकार के वैरायटी जो अर्थ पे प्रेजेंट है, इसको आप क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये स्पीसीज लेवल पे देखने को मिलेगी, लेकिन एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलेगी।
ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे बायोमोलिक्यूल की आप बात करें चाहे बायोम्स तक की बात करें, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल से लेकर के बायोम्स तक हर लेवल पे आपको क्या देखने को मिलेगी, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। ये जो टर्म है ये रोजन भैया ने दी थी, और इस टर्म को पॉपुलराइज किन्होंने किया, एक सोशियो बायोलॉजिस्ट ने जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन। तो टर्म दी थी रोजन भैया ने और पॉपुलराइज करी एडवर्ड विल्सन साहब ने। अब हम बायोडाइवर्सिटी के टाइप पढ़ने वाले हैं, इनको गौर से देखेगा, बहुत प्यार से देखेगा, ये चीज समझने लायक है। ये आपका ऐसा टॉपिक है जो आपको समझना पड़ेगा, तो बहुत प्यार से सुनिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। आराम से देखिए भाई, नो स्लाइड नो स्लाइड नो स्लाइड, बट मैं तो दिखाई दे रहा हूं, मैं तो सुनाई दे रहा हूं, तो आराम से पढ़ो ना मेरे भाई, कॉपी में लिखो। स्लाइड का क्या करना है, मुझे तो यही नहीं पता कि स्लाइड होती क्या है। नो स्लाइड मतलब क्या आता है स्लाइड में ऐसा? अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, अगर मैं आपको सुनाई दे रहा हूं, तो बस ठीक है, नोट करते रहो कॉपी में। अब टेक्निकल इशू है, या तो हम ये क्लास कैंसिल कर सकते हैं जो कि मेरी आदत नहीं है, या फिर हम लोग आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। अब आप बताइए आपका मूड क्या है, तो मैं कल क्लास ले लूंगा, परसों क्लास ले लूंगा, वेडनेसडे को, जैसा आप बोले, आपका हुक्म सराखों पर, है ना। अब जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं कर डालूंगा। अब आप देखिए आपका जो फैसला, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि आपके पास कोई कमी है। फोन पे मैंने क्लास चला के छोड़ रखी है, सब दिख रहा है, सब सुनाई दे रहा है, तो पढ़ाई कर ही सकते हैं, है ना। चलो पढ़ाएं, चलो बढ़िया बढ़िया। थोड़ा छोटा ले लेंगे लेक्चर, लेकिन ले तो ले मेरे भाई, कुछ तो पढ़ें, थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करें। तो यहां पर आप देखिए टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कितने टाइप की है? पहली डाइवर्सिटी को हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। आराम से सुनिएगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब ही क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी का ये मतलब है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही स्पीसीज में अलग अलग आपकी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। आपका अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स बन चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम चेंजेस, है ना। एक ऑर्गेनिज्म था, उसमें कुछ चेंजेस हुए, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, वो कुछ और चेंजेस हुए, थोड़ा और डिफरेंट हो गया, कुछ और चेंजेस हुए, थोड़ा और डिफरेंट हो गया। दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी आप इसे क्या बोल सकते हैं? डाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज, डाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज ड्यू टू चेंज इन, ड्यू टू चेंज इन, ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके डीएनए में अगर चेंज आ गया है, जेनेटिक मटेरियल में अगर चेंज आ गया है, तो वो थोड़ा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, थोड़े डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पर देखने को मिलता है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं रोवोल्फिया, रोवोल्फिया वोमिटोरिया, रोवोल्फिया वोमिटोरिया। अब ये जो रोवोल्फिया वोमिटोरिया है ये क्या है? ये एक प्लांट है, और ये प्लांट पाया जाता है हिमालयन रेंजेस के ऊपर, यानी हिमालय पहाड़ के ऊपर, है ना। ये जो आपका रोवोल्फिया वोमिटोरिया है ये कहां पाया जाता है? हिमालयन रेंजेस के ऊपर पाया जाता है, हिमालय पहाड़ के ऊपर पाया जाता है। अब मेरे दोस्त यहां पर कोई रोवोल्फिया पाया जाएगा, दिस इज रोवोल्फिया नंबर 1 जो कि नीचे पाया जाएगा, दिस इज रोवोल्फिया नंबर 2 जो कि थोड़ा ऊपर पाया जाएगा, दिस इज रोवोल्फिया नंबर 3 जो कि आपका थोड़ा और ऊपर पाया जाएगा। तो दिस इज रोवोल्फिया नंबर 1, रोवोल्फिया नंबर 2, रोवोल्फिया नंबर 3। तो अगर आप यहां पर देखें तो आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा इन तीनों में? द टॉप रोवोल्फिया जो कि हायर एल्टीट्यूड पे पाया जाएगा, ऊंचाई पे पाया जाएगा, द टॉप रोवोल्फिया, द टॉप रोवोल्फिया will have higher potency, will have higher potency, इसके पास पोटेंसी मतलब पोटेंशियल होगा, क्षमता होगी, will have higher potency to store more रेजरपाइन। एक केमिकल है जिसका नाम है रेजरपाइन, तो ये रेजरपाइन नाम का केमिकल बना सकता है और स्टोर कर सकता है कौन? रोवोल्फिया। पर अलग अलग रोवोल्फिया अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ रेजरपाइन को स्टोर करेंगे। जो नीचे है इसमें रेजरपाइन की क्वांटिटी और रेजरपाइन की कंसंट्रेशन कम मिलेगी, और जो ऊपर है हायर एल्टीट्यूड पे, जो पहाड़ की चोटी पे पाया जा रहा है, इसमें आपका ज्यादा रेजरपाइन मिलेगा, ज्यादा कंसंट्रेटेड रेजरपाइन मिलेगा। और ये रिजरपाइन होता क्या है मेरे दोस्त? ये जो आपकी रिजरपाइन है ये एक्चुअल में एक मेडिसिन है विच इज यूज्ड टू ट्रीट हाई बीपी एंड हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। आप लोगों ने 11वीं क्लास पढ़ी होगी, और 11वीं क्लास में आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन।
बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर के एंड में आपको कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में बताया जाता है। उन्हीं डिसऑर्डर्स में से जो पहला डिसऑर्डर है इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा क्या होता है मेरे दोस्त? नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा क्या होता है सर? नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा होता है ये 120/80 mmHg। करेक्ट? ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर आपका बीपी कंटिन्यूअसली हाई आ रहा है, यानी कि ये जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है 140 हो जाए, डायस्टोलिक प्रेशर 90 हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हाई बीपी कहते हैं या हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर आपका बीपी लगातार बढ़ा हुआ आ रहा है, 120 की जगह 140 आ रहा है, 80 की जगह 90 आ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर अगर कंटिन्यूअसली बढ़ा हुआ आ रहा है, इसका मतलब आपको हाइपरटेंशन की समस्या है। उस हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए एक दवाई बनाई जाती है जो कि इस रिजरपाइन से बनाई जाती है। तो रिजरपाइन अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो कौन सा रिजरपाइन आपके लिए बेस्ट रहेगा? ऑप्शन ए है आपका 1, ऑप्शन बी है 2 और ऑप्शन सी है 3। फटाफट बता डालिए पोल में कि इनमें से सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा रिजरपाइन रहेगा, 1 या 2 या 3, या चैट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो। जो कह रहे हैं सर हमारे पास स्लाइड नहीं आ रही, आप चैट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि इन तीनों में से अगर मुझे बेस्ट रिजरपाइन चुनना है टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, तो वो रिजरपाइन कौन सा होगा? 1, 2 या 3? खुद बताइए। मुझे रोवल्फिया चाहिए रिजरपाइन निकालने के लिए, मुझे रोवल्फिया नाम का प्लांट चाहिए। कौन सा प्लांट मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा, 1 या 2 या 3? भाई अगर मैं ऊपर जाता हूं पहाड़ी के तो मुझे अपनी मेहनत का फल मिलेगा। अगर भगवान ने मुझे इतना ऊपर चढ़ाया है, अगर कुदरत ने मुझे इतना ऊपर चढ़ाया है, तो वहां पे एक तोहफा मेरा इंतजार कर रहा है। वहां पे मैं जो रोवल्फिया कलेक्ट करूंगा उनमें रिजरपाइन का पोटेंशियल ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो मुझे बढ़िया दवाई मिल पाएगी। तो मैं थर्ड को चूज करूंगा। उत्तर हो जाएगा आपका चूरा बच्चन। यहां पर सी विड बी योर आंसर, और लगभग 70% लोगों ने सही किया है। बाकी लोगों को कॉन्सेप्ट इसका मतलब समझ में नहीं आया था, अब आ गया होगा। मेरे भाई अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो रिजरपाइन मुझे ज्यादा मिल रही है, हाइयर पोटेंशियल है यहां पर रिजरपाइन स्टोर करने का, और नीचे 1 है, इसमें कम रिजरपाइन मिल रही है। तो मैं 1 को थोड़ी उठाऊंगा, मैं तो 3 को उठाऊंगा ना। मुझे तो अच्छी दवाई चाहिए जिसमें ज्यादा पोटेंशियल हो, तो मैं यहां पर किसको उठाऊंगा? 3 को उठाऊंगा। इट इज द बेस्ट रिजरपाइन। करेक्ट? तो यहां पर जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर देखें तो 1 वाला भी रोवल्फिया है, 2 वाला भी रोवल्फिया है, 3 वाला भी रोवल्फिया है। इनके जेनेटिक मटेरियल में थोड़ा थोड़ा चेंज आ गया, और सिर्फ उस जेनेटिक मटेरियल में थोड़ा सा चेंज आने की वजह से इन्होंने जो रिजरपाइन की क्वांटिटी स्टोर करनी चाहिए उसमें भी चेंज आ गया। राइट? ये बेहतर होते गए टाइम के साथ, और जो पहाड़ी पे ऊपर की साइड मिल रहे हैं रोवल्फिया उनमें ज्यादा रिजरपाइन केमिकल पाया जाता है, जो नीचे की साइड मिल रहे हैं रोवल्फिया उनमें कम रिजरपाइन पाया जाता है। यानी इनमें बाकी कोई फर्क नहीं है, हैं सारे के सारे रोवल्फिया ही, लेकिन जेनेटिक लेवल पे थोड़े से चेंजेस आ गए। सिमिलरली अगर आप बात करें मैंगो की, तो मैंगो की भी अलग अलग वैरायटीज आती हैं। भाई मैंगो का सीजन अभी गया ही है कुछ दिन पहले, तो मैंगो की अलग अलग वैरायटीज आती हैं। अल्फोंसो आम आता है, तोतापुरी आम आता है, चुस्सू आम आता है, छोटा छोटा 1 kg में 10 आम चढ़ जाते हैं, है ना? और आपका लंगड़ा आम आता है, अलग अलग टाइप के आम आते हैं ना। तो ये सारी क्या है? वैरायटीज है। सो वी हैव मोर देन 1000 टाइप ऑफ मैंगोज। 100 से भी ज्यादा अलग अलग टाइप, 1000 से भी ज्यादा अलग अलग टाइप की वैरायटीज पाई जाती हैं। मोर देन 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगो, मोर देन 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगो। अलग अलग प्रकार के आपको मैंगो यहां पर देखने को मिलते हैं। करेक्ट? सिमिलरली आपके जो राइस हैं, राइस में बहुत सारे स्ट्रेन्स बनते हैं, यानी बहुत थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, उनमें बहुत माइन्यूट चेंज होता है, इसलिए इनको स्ट्रेन्स बोला गया। तो अगर आप देखें तो राइस में 50,000 से भी ज्यादा डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं राइस के, 50,000 से भी ज्यादा डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं राइस के, स्ट्रेन्स ऑफ राइस, ये आपको देखने को मिले। यानी यहां पर हैं सारे के सारे राइस ही, थोड़ा थोड़ा चेंज है, किसी की स्मेल अलग है, किसी के दाने का साइज अलग है, किसी के दाने का कलर थोड़ा सा पीला है, किसी का सफेद है। थोड़े थोड़े चेंजेस की वजह से 50,000 अलग स्ट्रेन्स बन गए। आम जो है इनमें थोड़े थोड़े चेंजेस की वजह से 1000 वैरायटी ऑफ आम बन गई। आपके जो रोवल्फिया हैं इनमें रिजरपाइन की कंसंट्रेशन क्या है, इस बेसिस पे अलग अलग टाइप के 10 रोवल्फिया बन गए। यानी है तो प्लांट आपके सेम ही, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया है, इसे कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। यह है फर्स्ट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। बात समझ में आई? यस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए मेरे भाई, स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब कहां कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है, कहीं ज्यादा स्पीसीज, कहीं कम स्पीसीज।
भारत माता का नक्शा अगर आप बनाएं तो कुछ ऐसा नक्शा आपको देखने को मिलता है। बहुत रफ बना रहा हूं मैं, बहुत रफ बना रहा हूं। कुछ ऐसा नक्शा आपको देखने को मिलता है ना, ऐसा नक्शा देखने को मिलता है। तो ये कौन सी साइड है? ये ईस्ट साइड है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यहां पे ये जो इलाका आपको देखने को मिला, ये क्या है? ईस्टर्न घाट, है ना। भारत में ये जो इलाका है आपका, यहां पर ये है ईस्टर्न घाट, और यहां पर जो है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट आपको पता होगा बहुत ज्यादा स्पीसीज कंटेन करता है। वेस्टर्न घाट बहुत डाइवर्सिटी रिच होता है। तो यह है ईस्टर्न घाट, यह है वेस्टर्न घाट। पहले इनको लेबल कर डालिए। यह है आपका ईस्ट घाट और यह है आपका वेस्ट घाट। ज्यादा स्पीसीज कहां मिलेगी भैया? ज्यादा स्पीसीज कहां मिलेगी? वेस्ट घाट पे मिलेगी। इट इज मोर डाइवर्सिटी रिच। तो आप क्या कह सकते हैं? स्पीसीज डाइवर्सिटी में आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट हैज मोर एम्फीबियन डाइवर्सिटी। और भी ऑर्गेनिज्म यहां पे ज्यादा मिलते हैं, बट वेस्टर्न घाट हैज मोर एम्फीबियन डाइवर्सिटी, एम्फीबियन डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट, देन ईस्टर्न घाट। करेक्ट। तो कहां पर कितनी स्पीसीज पाई जा रही हैं अलग अलग टाइप की, इसे स्पीसीज डाइवर्सिटी कहा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब इकोलॉजिकल लेवल पे चले जाओ, बायोम लेवल पे चले जाओ। एक तो हमारी कंट्री है जिसका नाम है भारत, एक तो हमारी कंट्री है जिसका नाम है भारत, और एक आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसका नाम है नॉर्वे। स्कैंडिनेविया, इसमें 3 कंट्रीज आती हैं, है ना। इट इज अ स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो ये जो 3 कंट्रीज का झुंड है ना, स्कैंडिनेवियन, ये जो 3 कंट्रीज का झुंड है, इसे स्कैंडिनेविया कहा जाता है। कौन कौन आता है यहां पे? नॉर्वे आता है, प्लस डेनमार्क आता है, प्लस आपका स्वीडन आता है। अगर आपकी ज्योग्राफी थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो अब पता लग जाएगा कि 3 कंट्रीज के झुंड को स्कैंडिनेविया कहा हमने। नॉर्वे है, डेनमार्क है और स्वीडन है। तो इसमें से जो नॉर्वे है भाई, यहां पे एक जैसा तापमान पाया जाता है, तो कोई बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप के बायोम नहीं है। अगर आप हमारे भारत देश में देखें तो क्या भारत देश में आपको डेजर्ट देखने को मिलते हैं? क्या यहां पर रेगिस्तान है? यस सर, यहां पे रेगिस्तान है। क्या यहां पर फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं? फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है। क्या यहां पे नदियां देखने को मिलती हैं? नदियां देखने को मिलती हैं। क्या यहां पर कोरल्स देखने को मिलते हैं? कोरल्स देखने को मिलते हैं। समुद्र देखने को मिलते हैं, राइट। इसके अलावा और भी चीजें हैं। तो आप ओवरऑल क्या कह सकते हैं? यहां पर डाइवर्सिटी इज वेरी हाई। यहां पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम देखने को मिल रहे हैं, डाइवर्सिटी इज वेरी हाई। यहां पे अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्री को देखें तो अलग अलग प्रकार के बायोम्स नहीं है, यहां पर डाइवर्सिटी इज वेरी लो, नंबर ऑफ इकोसिस्टम इज वेरी लो। तो इसे कहा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट। इसे कहा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आराम से सुनिए, दोबारा से समझा देता हूं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स। ऐप नॉट वर्किंग, वेब पे आज नहीं चलेगा, ऐप नॉट वर्किंग, ऐप नॉट वर्किंग, ऐप नॉट वर्किंग। क्या किया जाए मेरे दोस्त? एक्स्ट्रा क्लास ले ली जाए? मैं जानता हूं यार, ऐसे बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको भी, है ना। ऐप नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, एक बार चेक कर लेता हूं यार, मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूं। मोबाइल में हालांकि चला रखा है ना। एक बार अनपॉज करके लेट मी चेक। क्या कर सकते हैं भाई, बताइए। वर्किंग चल रहा है यार? स्पैमर बाबू सुधर जाओ यार प्लीज। वर्किंग, कोई बात नहीं, जल्दी छोड़ देंगे, नो इश्यूज, जल्दी छोड़ देंगे आपको। सिर्फ ये देख लो अभी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म है ना, एक ही आपके टाइप के ऑर्गेनिज्म है, उन्हीं में थोड़ी थोड़ी डाइवर्सिटी आ गई। जैसे रोवल्फिया ही है, सारी रोवल्फिया है, इन्हीं में थोड़ा थोड़ा चेंज आने से नई नई स्पीसीज बन गई। जो पहाड़ पे नीचे की साइड रोवल्फिया रहते हैं, इनमें कम रीजर पाइन पाया जाता है। जो ऊपर की साइड रोवल्फिया रहते हैं, इनमें ज्यादा रीजर पाइन पाया जाता है। और ये रीजर पाइन किस चीज में हेल्प करता है मेरे भाई? हाइपर टेंशन क्योर करने में हेल्प करता है। सिमिलरली आपके मैंगो हैं, इनमें भी 1000 से ज्यादा वैरायटीज पाई जाती हैं। आपका यहां पर राइस है, इसमें 50,000 से ज्यादा स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। यानी थोड़े बहुत डिफरेंस की वजह से यहां पर अलग अलग आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, विच इज एट जेनेटिक लेवल, इसलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब कहां कितनी स्पीसीज पाई जा रही हैं।
इंडिया में ही अगर आप देखें तो ईस्टर्न घाट में कम एम्फीबियन है, वेस्टर्न घाट में ज्यादा एम्फीबियन है, तो आपका वेस्टर्न घाट हैज मोर एम्फीबियन डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट, ये आपको पता लगा, ठीक है। और फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, भारत एक ऐसा देश है जिसमें आपका लगभग सब कुछ ही देखने को मिलता है, हर प्रकार का इकोसिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन मेरे दोस्त नॉर्वे जो है, इट इज अ स्कैंडिनेवियन कंट्री, यहां पे सब कुछ देखने को नहीं मिलता है, तो बायोडाइवर्सिटी कम है। तो जेनेटिक लेवल पे अगर हम बात करें तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, अगर हम स्पीसीज लेवल पे बात करें तो स्पीसीज डाइवर्सिटी, अगर हम इकोलॉजिकल लेवल पे बात करें तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, करेक्ट। चलो भाई इसी बात को एनसीईआरटी में देख डालते हैं, सिर्फ इसी बात को एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देखिए आराम से, जेनेटिक डाइवर्सिटी, अ सिंगल स्पीसीज, एक ही स्पीसीज जो है ये आपकी हाई डाइवर्सिटी दिखा सकती है एट जेनेटिक लेवल, इसके जेनेटिक मटेरियल में थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे तो अल्टीमेटली ये डाइवर्सिटी दिखाएगी। जैसे रोवल्फिया वोमिटोरिया, तो रोवल्फिया वोमिटोरिया जो है हिमालय पहाड़ पे, हिमालय पर्वत पे पाई जाती है, राइट। और इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है रिजर्व पाइन की ये डिफरेंट रहती है, जितना ये पहाड़ पे चोटी पे पाई जाएगी उतना इसमें ज्यादा रिजर्व पाइन पाया जाएगा, जितना ये नीचे पाई जाएगी उतना कम रिजर्व पाइन पाया जाएगा। इसी प्रकार से 50,000 से भी ज्यादा डिफरेंट स्ट्रेन्स देखने को मिलते हैं आपको किसके, राइस के, एंड 1000 से भी ज्यादा वैरायटी आपको देखने को मिलती है किसकी, मैंगो की, है ना। स्पीसीज डाइवर्सिटी अगर आप देखें तो वेस्टर्न घाट जो है ये आपके ज्यादा डाइवर्स होते हैं, इनमें ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, तो मोर एम्फीबियन डाइवर्सिटी है यहां पर ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। और सिमिलरली अगर आप देखें तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, भारत जैसा जो देश है इसमें लगभग हर प्रकार के आपको क्या देखने को मिलेंगे, इकोसिस्टम्स देखने को मिलेंगे, बायोम्स देखने को मिलेंगे। और स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है ना, लाइक नॉर्वे, इसमें आपको बहुत कम प्रकार की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आराम से देखिए, प्यार से क्वेश्चंस करेंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन है, मार्क करने की कोशिश करिए। टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय, टर्म बायोडाइवर्सिटी ये नहीं पूछा दी किसने थी, टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय, है ना, पॉपुलराइज किसने की, फटाफट बताइए। क्रिस्टल क्लियर, शानदार। अभी छोड़ देंगे, बस 5 मिनट में छोड़ देंगे, है ना। ऐसे यार कई बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो दिक्कत हो जाएगी, दोबारा पढ़ा देंगे, कल फिर से पढ़ा देंगे, ऐप नहीं चल रहा है कई बच्चों का, कोई बात नहीं, कल ये पूरा रिवाइज भी करवा दूंगा, अलग से क्वेश्चंस भी करा दूंगा, एक दो क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करिए, एटलीस्ट 1 घंटा तो पढ़ाएं, 1 घंटा तो पढ़ाया जाए, है ना। चलो, टर्म बायोडाइवर्सिटी एडवर्ड विल्सन नाम के साइंटिस्ट ने पॉपुलराइज करी थी, दी किन्होंने थी, रॉजन साहब ने दी थी। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सी फॉर चूरा बच्चन। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल, बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल का सवाल, है ना। आराम से पढ़ेंगे, बहुत छोटा चैप्टर है, 5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, है ना। क्योंकि आज स्टार्टिंग से ही थोड़ा टेक ग्लिच चल रहा था मेरे एंड से भी, तो मैं समझ सकता हूं कि आज थोड़ा बहुत इशू तो हो सकता है, बिकॉज मेरे साथ ही हुआ है तो आपके साथ होना बनता है। अब ठीक हुआ या नहीं वो मैं इतनी जल्दी जज नहीं कर सकता, 92% लोगों ने तोड़ फोड़ दिया है, दैट्स वेरी वेरी गुड। द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय रोवल्फिया माइट बी इन टर्म्स ऑफ, आराम से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन पढ़ना पड़ेगा, आराम से देखिए। जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय रोवल्फिया, रोवल्फिया में जेनेटिक वेरिएशन है यानी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है, किस चीज में रोवल्फिया डिफरेंट होते हैं, पोटेंसी ऑफ रेजरपाइन, रेजरपाइन स्टोर करने की पोटेंसी में, कंसंट्रेशन ऑफ रेजरपाइन में, किसी में कंसंट्रेशन ज्यादा किसी में कम, फ्रेग्रेंस ऑफ रेजरपाइन, रेजरपाइन की खुशबू, या बोथ 1 और 2। आराम से देखिएगा मेरे भाई, ये क्वेश्चन समझने का है, ये क्वेश्चन रटने का नहीं है, समझने का है। आराम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। रेजरपाइन जो है आपको कहां मिल रहा था, रोवल्फिया की बॉडी में मिल रहा था, रोवल्फिया प्लांट में मिल रहा था। तो रोवल्फिया प्लांट जो आपके नीचे पाए जा रहे थे, पहाड़ के एकदम थोड़ी सी ऊंचाई पे चढ़ते ही, उनमें आपका रेजरपाइन की कंसंट्रेशन कम थी, रेजरपाइन स्टोर करने का उनका जो पोटेंशियल था या पोटेंसी थी वो कम थी। लेकिन जैसे जैसे आप पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ोगे, रेजरपाइन स्टोर करने का पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, रेजरपाइन की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी, तो पोटेंसी और कंसंट्रेशन आपका एक जैसा ही है। तो यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2 हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। पूरा क्वेश्चन समझाने के बाद भी हमारे पास अच्छा खासा टाइम बच गया, यानी आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में ही मार्क कर सकते थे और आराम से अपनी ओएमआर भी भर सकते थे, राइट। ये आपको देखने को मिला, 73% लोगों ने किया है। पोटेंसी ऑफ रेजरपाइन इज करेक्ट। भाई मैंने बताया था ना, कंसंट्रेशन आपको ज्यादा रेजरपाइन कहां मिलेगा और गाढ़ा रेजरपाइन कहां मिलेगा, पोटेंसी और कंसंट्रेशन, राइट। ज्यादा भी स्टोर कर रहा है और कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, गाढ़ा भी है, वो आपको ऊपर की साइड देखने को मिलेगा पहाड़ की चोटी पे। ये अभी आप नहीं कर पाओगे, ये 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 आप नहीं कर पाओगे,
ये आप नहीं कर पाओगे भाई यार, तुमको तो कुछ भी नहीं आता, तुम तो कुछ भी नहीं कर पाओगे भाई, ऐसा कैसे काम चलेगा। आओ भैया, तुमेश्वर भैया, जश्न भैया, तन्वी, आयुष, अतिशाम, घनश्याम, ओम जी, अदिति, डॉक्टर यश एंड रियान आर इन टॉप रैंक्स। भाई मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं, है ना, पर लेकिन अब टेक में मैं कुछ नहीं कर सकता। आज मैं एक छोटी सी चीज ये कर सकता हूं कि आपको जल्दी छोड़ सकता हूं और कुछ नहीं, बिकॉज हम लोग सिलेबस में थोड़ा आगे चल रहे हैं, आलस से नहीं खा रहा, मैं अभी पढ़ा सकता हूं, बट डिस्टर्बेंस बहुत सारी है और हो सकता है सच में काम ना कर रहा हूं, बिकॉज आज मेरी क्लास मैं ही हैंडल कर रहा हूं, मेरा कनेक्शन भी सही नहीं चल रहा अभी, तो हो सकता है थोड़ा बहुत किसी को दिक्कत हो। कल हम सबसे पहला काम करेंगे कि जितना हमने पढ़ा है रिवाइज करेंगे स्क्रैच से। इस क्लास को आप भूल जाओ, पढ़ाई करी, समझ में आया, वेल एंड गुड, नहीं भी समझ में आया, इट्स मोर बेटर। कल दोबारा से स्क्रैच से पढ़ेंगे, जो नोट्स में लिखवा चुका हूं उनको एज इट इज लिखे रहने दीजिए, उनको अच्छे तरीके से अंडरलाइन कर करके रिवाइज करेंगे और फिर नए कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ेंगे, है ना। आराम से आज बैकलॉग क्लियर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं जानता हूं आप पढ़ना चाह रहे हो, पर लेकिन जैसे मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा वो थम्स डाउन आने लग जाएंगे, सर सुनाई नहीं दे रहा, सर दिखाई नहीं दे रहा, सारे आज भैया अंधे बहरे ही लोग बैठे हैं सारे यहाँ पे। जब अभी अभी छुट्टी की बात बोलूंगा ना, चैट एकदम दौड़ने लगी, जब सवाल पूछा था उस टाइम पे चैट दौड़ नहीं रही थी, है ना, उस टाइम पे एकदम सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है, छुट्टी का नाम लेते ही। अरे भाई इतना नाटक थोड़ी करना होता है जीवन में, इतना नाटक थोड़ी करोगे यार, कुछ थोड़ा सुधरो यार प्लीज, है ना। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्लास चालू करते ही अब सब दिखाई देने लगे, अब सब रोनाल्डो बन गए, अब है मौसी बनेंगे, रोनाल्डो बनेंगे, बनो भाई, स्पैमर है, ठीक है यार। आज एक्चुअली ये है कि मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ है, समझो। ये जो क्लास चलती है ये होम स्टूडियो से चलती है, और होम स्टूडियो की क्लास जो है वो बैकएंड से कोई कंट्रोल कर रहा होता है, तो कोटा के एक सर हैं वो कंट्रोल करते हैं, जो कि मेरा सेटअप देखते हैं। आज उनका और मेरा कनेक्शन बन नहीं पा रहा है, दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि ऐसा हुआ है, तो मेरी क्लास मैंने खुद स्टार्ट करी है, और ऑब्वियसली अब मैं खुद स्टार्ट करूंगा तो मैं उन जितना परफेक्ट तो कर नहीं पाऊंगा, ये एकदम लाजमी बात है। मुझे जो काम आता है वो मैं अच्छा कर सकता हूं, सर को जो काम आता है वो सर अच्छा कर सकते हैं, तो अब क्लास में हो सकता है कुछ मेरे से ऑन करना रह गया हो, तो हो सकता है आज थोड़ा बहुत ग्लिच देखने को मिला भी हो सकता है ना। आप बोलोगे तो मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा, एक ही बात है, डोंट वरी। हाँ अब चल गई, सही है। एक काम करो, आराम से पढ़ाई करो, बैकलॉग क्लियर करो, ये जो क्लास है या तो हम इसको रिट्रैक्ट करा लेंगे और वेडनेसडे को नई क्लास डाल देंगे। कल क्या करेंगे, हम पूरा ये पढ़ेंगे स्टार्टिंग से एंड तक, और उसके बाद हम लोग इस क्लास को चाहे तो हटवा देंगे, क्योंकि एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा मैं, बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा, वो कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। और उसके बाद हम लोग नया लेक्चर जब आप बोलेंगे तब ले लेंगे। वी आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड, हम लोग एकदम तोड़ फोड़ मचा के बैठे हैं पहले ही सिलेबस में, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं टेस्ट में, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, मैं आपके रिजल्ट देखता रहता हूँ, सो वी आर डूइंग वेरी डिसेंट, वी आर डूइंग वेरी 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 नाइस, है ना। चलो, तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गाली वाली मत देना भाई नीचे, तुम्हारी वजह से ही कर रहा हूं मैं आई एम अ वर्कोहॉलिक, मैं तो रात को एक और रिकॉर्डिंग बनाऊंगा, कल रात को भी मैं शायद 1 बजे फ्री हुआ था माइंड मैप रिकॉर्ड करके, तो एक काम करते हैं आज मैं कुछ और आपका रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कोई माइंड मैप सेशन रिकॉर्ड कर लेता हूँ, रिवीजन सेशन बना देता हूँ, उसको देख लीजिएगा, है ना। चलो, तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कल कोशिश करते हैं दोबारा से एक अच्छी एनर्जी के साथ शुरू करें इस चैप्टर को और धमाल मचाएं, और बाद में हो सकेगा तो इस लेक्चर को हम लोग रिट्रैक्ट करा देंगे, अगर पढ़ा रहेगा तो पढ़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, है ना। 1 घंटे का लेक्चर है यार, झिल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा भी हुआ नहीं है, सिर्फ 85 मिनट हुई है, ओके। तो कल पढ़ेंगे बेसिक एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और उसके बाद एक अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर बोलेंगे तो मैं शनिवार को आपकी क्लास ले लूंगा, या जैसा आप कहेंगे वैसा कर लें, है ना। चलो, तो समरी लेक्चर बना लेते हैं आज, 1-2 दिन में आपको समरी लेक्चर नोट्स के साथ मिल जाएगा, ऑलराइट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और ऐसा मत किया करो यार, बहुत ज़्यादा स्पैमिंग होती है, पर हाँ ज़्यादातर बच्चे इस बैच में अच्छे ही हैं, दिस हैव बीन अ वेरी ग्रेट बैच। तो हमने 1 घंटा पढ़ाई की है, ठीक है, किसी दिन जल्दी छुट्टी हो जानी चाहिए, ये समझ लीजिए स्पोर्ट्स पीरियड लग गया आज, और बैठ करके अपना बैकलॉग क्लियर कीजिए, इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। एंड मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे एंड से अगर कोई भूल चूक हुई है भाई, क्योंकि क्लास आज मैंने लगाई है और मुझे उसका जीरो एक्सपीरियंस है, आई लिटरली हैव नो एक्सपीरियंस, तो हो सकता है अब तक ठीक तरीके से क्लास ना पहुंच रही हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट मेरा जितना मुझे आता था वो पूरा मैंने डाल दिया इस क्लास को चलाने में। अब वो हो सकता है मेरे को जितना आता हो उसमें मेरी कट ऑफ भी क्लियर ना हो रही हो, तो वो मेरी गलती नहीं है, मुझे जितना अभी तक मैंने सीखा है वो मैंने कर डाला भाई, जो आता था मेरे को, है ना। चलिए, कल पढ़ते हैं, इज्जत से पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, और हो सकता है क्लास को थोड़ा सा एक्सटेंड करें, तो पढ़ने के मूड से आना भाई,
है ना, हो सकता है कल थोड़ा लंबा बैठे, है ना, 8 सवा 8 तक बैठे, प्यार से सारी चीजें पढ़े। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करिए, बैकलॉग क्लियर करिए, एक आधा रिवीजन लेक्चर देखिए, और मैं मिलता हूं आपसे कल। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय। कोई डाउट है तो कल ले लेंगे, नो इश्यूज।